हेलो, सभी को नमस्कार। मैं हूं रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम में अपन ने बात की थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, इनकी बातें हो चुकी थी। इसके बाद में लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर ही मैंने बताया था कि वॉन विजेकर ने इसी मॉडल के आधार पर अपना सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला दिया था। सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला दिया था, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र दिया था। ठीक है, तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम क्या बताया? सामी। हाँ भाई, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया है आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, या फिर आप लिख सकते हो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। अच्छा, ये किसने दिया? तो साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया वॉन विजेकर। अच्छा, इन्होंने किस मॉडल के आधार पर, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर क्या फाइंड आउट किया? ईबी यानी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट किया था। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट किया था। ठीक है ना। फिर देखो, मास डिफेक्ट वाले फॉर्मूले के अंदर ही आपके ध्यान में हो तो अपने डेल एम फाइंड आउट किया था, डेल एम, और फिर लिखा था कि डेल एम के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है उसी को अपन बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यानी मैं ये लाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेल एम की जगह पर ई बी लिखूँगा। ठीक है ना। यूँ बोल दो कि ई बी है वो डेल एम की इक्विवेलेंट ऊर्जा है, वहाँ पे लिखूँगा। ई बी अपन ने ऐसे ही तो लिखा था, ई बी इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, ये तो आपका जूल में आता है। या फिर लिखा था डेल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप जब लिखते हो AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जब लिखते हो तो देखो इसको आगे बढ़ाऊँ। टॉपिक का मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया मैंने आपको। एग्जाम की दृष्टि से BSc थर्ड वाले आराम से देखें, या किसी कंपटीशन के लिए भी आप देख सकते हो इसमें। तो देखो, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? कैपिटल M इक्वल टू, उसी फॉर्मूले को एक बार लिख देता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ आपको। Z MH और A माइनस Z MN, और ये लिखा EB लिखा मैंने। ठीक बात है। EB बाइंडिंग एनर्जी है, Z क्या सबको मालूम है, A क्या है, Z क्या है, ये सब मालूम है। ठीक है ना। MH वहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है ना। MN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये सारे काम अपना किया हुआ है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अपन ने वहाँ पे ये लिखा था डेल M इक्वल टू लिखा था ZMH प्लस A माइनस Z MN माइनस M लिखा था, याद हो तो। मास डिफेक्ट वाला फॉर्मूला ये है, इसकी जगह पर यहां पर मैंने कर दिया EB कर दिया। थोड़ा सा यूनिट में डिफरेंस आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे समझना कि डेल एम की इक्विवेलेंट एनर्जी EB है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे तो मास के रूप में लिख कर देंगे, चेंज कर देंगे बाद में। तो ये सेम, ये तो फॉर्मूला ये है। अब देखो बात आती है, अब बात ये आती है कि EB कैलकुलेशन करनी है। वॉन विजेकर ने क्या किया था? वॉन विजेकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने EB कैलकुलेट की थी। ठीक बात है। क्या मान के कैलकुलेट की थी? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप मानकर की थी। इसके आधार पर EB जो बाइंडिंग एनर्जी है, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। 5 भाग कौन कौन से किए? तो उन्होंने लिखा, ये तो 1 नंबर कर दिया, EB के जो 5 भाग किए, नंबर 1 EV, V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन ऊर्जा। फिर बाद में ES, S फॉर सरफेस यानी पृष्ठीय ऊर्जा। फिर बाद में EC, C फॉर कूलम।
तो आप लिखोगे कूलाम ऊर्जा, ठीक, या कूलाम प्रतिकर्षण ऊर्जा। फिर बाद में आप लिखोगे ए असममित ऊर्जा, असममित ऊर्जा, एसिमेट्रिक। इसके बाद में लास्ट में लिखेंगे अपन ई, और ये था पी फॉर पेयरिंग, युग्मन ऊर्जा। ठीक है, अब देखो यानी ईबी को कैलकुलेट करने के लिए अपन इन 5 टर्म के बारे में अपन को मालूम होना चाहिए। इनको अलग अलग अपन फाइंड आउट करेंगे, फिर लास्ट में ईबी के अंदर ये रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो शुरुआत कर दूं, मेरे हिसाब से समझ आ गया। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये पहले क्या वही है, डेल एम की जगह ईबी रखा, क्यों रखा सबको मालूम है। फिर बाद में यहाँ क्या बता रहा हूँ कि वॉन विजेकर ने ये बताया कि ईबी है उसको आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ईबी को कैलकुलेट करने के लिए आप ये 5 एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसी लिक्विड ड्रॉप के लिए या फिर नाभिक के लिए। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर एक उन्होंने बताया आयतन ऊर्जा, आयतन वॉल्यूम एनर्जी, और इसको लिखा था ईवी लिखा था। तो देखो प्राय ये देखने में आता है कि किसी भी नाभिक के लिए जैसे जैसे ए बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है। यानी जब ए सबको पता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है। साथ साथ आप अपन को ये मालूम है कि जैसे एक सेचुरेशन प्रॉपर्टी थी, न्यूक्लियर फोर्सेज की सेचुरेशन प्रॉपर्टी थी, तो उसके लिए क्या है कि ई या बाइंडिंग एनर्जी का जो मान है, बंधन ऊर्जा का मान है, वो ए पर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि ईवी जो है या बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपकी ए के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहीं से देखो जैसे जैसे ए बढ़ेगा तो ईवी यानी आयतन से संबंधित बंधन ऊर्जा है वो भी बढ़ती है, और इसको मैं लिखूंगा ईवी इक्वल टू एवी, और ये लिखा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ पर देखो मेरी बात सुनना 1 मिनट के लिए, ये प्रोपोर्शनल कैसे बताया, इस कि बंधन ऊर्जा जो है वो ए के बढ़ने के साथ बढ़ रही है, तो इसलिए समानुपाती कर दिया। दूसरा रीजन क्या था कि न्यूक्लियर फोर्स में वो सेचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, संतृप्तता गुण शो करते हैं। संतृप्तता गुण क्या होता है कि जितने बंध, भाई जैसे मान लो 2 ही पार्टिकल हैं तो बंध 1 बन जाएगा, 3 पार्टिकल हैं तो बंध ज़्यादा बन जाएंगे, तो न्यूक्लियर फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। यानी बंधन ऊर्जा वो ए के समानुपाती है। फिर बात आती है कि इसका नाम आयतन ऊर्जा क्यों पड़ा, आयतन ऊर्जा नाम इसलिए पड़ा कि किसी नाभिक का आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, r क्यूब होता है। अपन लोग जानते हैं किसी नाभिक की जो रेडियस है वो होती है r = r0 a⁴ जब ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो v है वो भी प्रोपोर्शनल किसके होता है, a के होता है। यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयतन ऊर्जा बोलते हैं। मेरे हिसाब से समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये आपने याद कर ली। तो ये सब देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ। पहले आपने फाइंड आउट कर ली EV इक्वल टू AV क्या है, AV कोई कांस्टेंट है, AV क्या है, कोई कांस्टेंट है। चलो पहले वाला तो ये हो गया अपना। इसके बाद में दूसरा नाम क्या लिया मैंने, दूसरा नाम है वहां पे था ES को लिखूंगा सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा। जिस प्रकार लिक्विड के अंदर पृष्ठ पर एक पृष्ठ तनाव होता है वैसे ही नाभिक के अंदर भी होता है। कैसे होता है थोड़ा गौर करना। तो देखो ये आपका नाभिक, इस नाभिक के अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियन हैं, मैं 5-4 कर रहा हूं। चलो न्यूक्लियन है, इसका मतलब आपका न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। इन न्यूक्लियनों के बीच में क्या लगता है, इन न्यूक्लियनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो देखो इस पर न्यूक्लियर फोर्स इधर भी लगता है और इधर भी लगता है और इधर भी लगता है और इधर भी लगता है। रिजल्टेंट फोर्स है 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही कोई पृष्ठ पर है तो देखो इस पर देखो इधर भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, लेकिन इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये सेम वही प्रॉपर्टी है जो पृष्ठ तनाव वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इस साइड वाला बल फोर्स है वो 0 होने के कारण जो न्यूक्लियन होते हैं उन पर एक पृष्ठीय ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक
पृष्ठीय ऊर्जा होती है, सरफेस एनर्जी होती है, जो ठीक वैसे ही होती है जैसे लिक्विड के अंदर पृष्ठ पर स्थित जो मॉलिक्यूल होते हैं उन पर जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है। ठीक है ना। ये पृष्ठीय ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी सरफेस पर। किस पे बताया मैंने? सरफेस पर डिपेंड करती है। तो देखो, तो मैं क्या लिखूं कि जो पृष्ठीय ऊर्जा ई एस है, ये प्रोपोर्शनल है, एस लिख रहा हूं भाई, ई एस है, ये प्रोपोर्शनल है पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक बात है। अब देखो ये क्या कर रही है, ये पृष्ठीय ऊर्जा जो है बंधन ऊर्जा को कम करने की कोशिश करती है। तो यहां पर अपना क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। अरे न्यूक्लियर जो बंधन ऊर्जा है उसको कम करने की कोशिश करती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया? एक माइनस काम में ले लिया। इसको क्या लिखूंगा? ई एस इक्वल टू माइनस ए एस, चलो ए एस बाद में लिखेंगे, इसको ऐसे करो, प्रोपोर्शन माइनस इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोला है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर आप लोग जानते हो न्यूक्लियस के लिए आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये स्टेप चेंज हो जाएगी आपकी, ई एस इक्वल टू माइनस ए एस ए की पावर 2/3। ए एस तो कोई कांस्टेंट हो गया, ए की पावर 2/3 क्यों है आपके समझ में आ चुका है। ठीक बात ना। अब देखो ये माइनस क्यों है ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा को क्या करती है? कम करने की कोशिश करती है। तो दूसरी स्टेप अपन ने फाइंड आउट कर ली, ई एस इक्वल टू माइनस ए एस ए की पावर 2/3 फाइंड आउट कर ली। ये भी याद हो गया सबके। चलो इसके बाद में उसके अंदर तीसरी जो टर्म है वो क्या लिखी थी याद हो तो? तीसरी टर्म याद करो, उसमें लिखा था ईसी, और ईसी यानी थर्ड टर्म, और उसमें ईसी का मतलब कुलाम ऊर्जा, कुलाम ऊर्जा, और उसको लिखा था ईसी लिखा था। ठीक है ना। थोड़ा सा आप समझोगे। देखो कुलाम ऊर्जा से का मतलब है, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है ना, इन प्रोटोनों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। तो किसी प्रोटॉन की जो स्थितिज ऊर्जा है वो ही क्या है? एक से दोबारा बोल रहा हूँ, इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, और ये प्रतिकर्षण बल क्या करता है? ईबी को कम करने की कोशिश करता है, बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, नाभिक के स्थायित्व को कम करने की कोशिश करता है। तो पहली बात तो ये है, ये एनर्जी आपकी माइनस में आएगी। माइनस में कितनी आएगी उसकी अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा आपने कहीं पे लिखी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपने कहीं पे लिखी होगी 3/5 के Q1 Q2 या के ई स्क्वायर ऐसे करके कुछ लिखा होगा, अपॉन आर ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है ना। अब देखो मैं ये स्टेप यहाँ लगाता हूँ, देखो कैसे है, प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है आपकी? कुलाम ऊर्जा है, और ये कुलाम ऊर्जा है, ये क्या करती है? ये बंधन ऊर्जा कम करने की कोशिश करती है, बंधन ऊर्जा कम करने की कोशिश करती है। बात याद होगी सबके? बात याद होगी ना? अच्छा याद होगी तो देखो मैं क्या लिखूँगा, ई सी इक्वल टू माइनस 3/5 मैंने सूत्र बता फॉर्मूला बताया था 3/5 के Q1 Q2 अपॉन आर बताया था। आप इसको ऐसे समझो, देखो क्या लिखूंगा, इसके अंदर माना कि Z प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन है। मैंने एक प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन नंबर 1 लिया, इस पर कितने प्रोटॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे? Z-1 प्रोटॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे। ठीक है ना। तो देखो पहले प्रोटॉन पर Z-1 प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। थोड़ा सा समझना। ऐसे ही दूसरे पर भी इतना ही सेम। तो प्रोटॉन कितने हैं टोटल? Z, तो Z टाइप की फोर्स लग जाएंगे। और इसको अपन कैसे लिखूंगा? देखो थोड़ा यहाँ तो नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा समझना एक मिनट के लिए। अगर पहले प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ 3/5 ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। इसके लिए लिखा मैंने E, इसके लिए क्या लिखूंगा? Z-1 E,
ठीक है ना, आर की जगह चलो आर पढ़ा रहे हैं। दूसरे प्रोटॉन की बात करूंगा तो देखो इसको छोड़ो, ये जो है ना बराबर ये 3/5 के को छोड़ दिया, समझने के लिए करो। Q1 की जगह दोबारा E और फिर इस पर कितने प्रोटॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे, Z-1/R कर दिया। ये कितनी बार चलेगा, ये Z टाइम चलेगा, ये Z टाइम चलेगा। इन सब का जब ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, Z E और Z-1E/R आएगा, नहीं आएगा। इनको ऐड करके देखना, आपके आराम से समझ आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखो इसी स्टेप को R की वैल्यू पुट कर दो, 3/5 Z-1E² और R की जगह लिखा R0 A⁻⁴। इसमें जो कांस्टेंट राशियां हैं 3/5 E², इनको लिख दिया मैंने AC, C फॉर कूलम, और ये लिखा Z-1 A⁻⁴। तो ये आपकी कूलम एनर्जी आ चुकी है। तो ये लिखा 3, तो EC = आगे -AC और Z-1 और A⁻⁴। ये भी याद हो गया सबके, समझ में आना चाहिए भाई। इसके बाद नंबर 4 पर अपनी बात थी असममित ऊर्जा, एसिमेट्रिक ऊर्जा, सममित ऊर्जा, एसिमेट्री। एसिमेट्रिक एनर्जी, ठीक बात है ना। अब देखो आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में वेरिएशन आता है, तो वैसे वैसे नाभिक का स्थायित्व का मान कम होता जाता है। या फिर इसको मैं ऐसे बोलूं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होती है, वो नाभिक क्या होता है, वो नाभिक अत्यधिक स्थायी होता है। जैसे जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक का स्थायित्व कम होता जाता है, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, जब N और Z बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, तो अत्यधिक स्थायी होता है, अत्यधिक स्थायी होता है। लेकिन जब N-Z यानी न्यूट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होती जाती है जब, तो वो स्थायित्व कम होता जाता है, स्थायित्व कम होता जाता है। तो देखो यही क्या है, आपकी असीमित ऊर्जा है, यानी असीमित ऊर्जा, असीमिति बढ़ेगी। असीमिति कौन सी, एसिमेट्रिसिटी कौन सी, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में वेरिएशन जब ज्यादा होता है, तो उसी की बात हो रही है अपनी, ठीक है ना। तो जब असीमिति बढ़ती है तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बात समझ आ गई सबके। और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो कि असीमित ऊर्जा EA जो है वो समानुपाती होती है एसिमेट्री का स्क्वायर, यानी N-Z का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि EA = AA और N-Z का स्क्वायर और अपॉन A। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, EA = -AA, N की जगह क्या लिख सकता हूं, N = A-Z, N = क्या होती है, A-Z, तो ये क्या आ गया आपका A-2Z का स्क्वायर अपॉन A। तो एक ही आ गई अपनी, यानी 4th नंबर की एनर्जी कौन सी आ गई, ये आ गई आपकी EA = -AA A-2Z, ये 2 है, का स्क्वायर अपॉन A। यहाँ पर मैंने ये बताया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में एसिमेट्री आती है, ठीक है ना, एसिमेट्री आती है, तो उसके कारण बंधन ऊर्जा में जो कमी होती है उसी को असीमित ऊर्जा बोलते हैं। नंबर 5 में बात करते हैं, तो वहाँ पे लिखा था पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, और युग्मन ऊर्जा को EP लिखा था। तो इसके लिए देखो अपना पढ़ा हुआ है, जब किसी न्यूक्लियस के अंदर यानी AZN, यह आपका इवन नंबर है, सम है, ये भी सम है और ये भी सम है,
तब आपका न्यूक्लियस अत्यधिक स्थायी होता है, अत्यधिक स्थायी होता है। ये आपकी पढ़ी हुई बात होगी। यानी सारे इवन जब होते हैं, अरे ये दोनों इवन होते ही, ये दोनों इवन होते ही, ये तो अपने आप इवन हो जाएगा। बात क्लियर होगी, बात समझाई सबके। लेकिन जब ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर कब आएगा? या तो ये ओड है या ये इवन है, या फिर ये इवन है और या फिर ये क्या है? ओड है। यानी इनकी संख्या या तो इवन ओड है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक अस्थायी होता है। अत्यधिक क्या होता है? अस्थायी होता है। सेम ऐसे ही ये सम ही आपका इवन नंबर है, ठीक है ना। इवन नंबर कैसे आ सकता है कि ये भी ओड हो और ये भी ओड हो। ऐसी स्थिति में नाभिक आपका मध्यवर्ती स्थायी होता है। क्या होता है? मध्यवर्ती स्थायी होता है। तो इसी के लिए देखो ये भी क्या करती है? एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को चेंज करती है। इसके लिए अपना एक सामी आनुभाविक का मतलब ये होता है, सेमी इंपेरिकल का मतलब होता है प्रायोगिक रूप से किया गया, प्रायोगिक रूप से किया गया, ठीक है ना। तो ईपी जो है ये होता है -AP/A⁴। ए की पावर क्या होती है? 3/4 होती है। अब यहाँ पर AP की वैल्यू याद रखो तो AP का मान 0 होगा यदि देखो आपका A क्या हो, AP का मान, ये एक सेकंड के लिए बाद में लिखूंगा। AP का मान आपका -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और AP का मान +33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यदि ये तो है जब A आपका क्या हो? E1 हो। A E1 और N व Z भी E1 भी क्या हो? आपके E1 नंबर हो। अत्यधिक स्थायी वाली बात है। तो ठीक बात है, समझ आ गई सबके। इसके बाद में ये मध्यवर्ती कब था? मध्यवर्ती तब था जब आपका ये सम था। ये आपका क्या था? सम, यानी E1 ही था, ठीक है ना। लेकिन आपका N व Z क्या थे? जब ये E1 तो ये ओड और ये ओड तो ये आपका क्या था? E1 था। फिर बाद में ये प्राप्त होते हैं जब A आपका क्या हो? A आपका ओड नंबर हो। A आपका ओड नंबर कब प्राप्त होगा? जब आपका N भी ओड हो और जब आपका Z प्रोटॉन भी क्या हो? ओड हो, ठीक है ना। इस प्रकार से होती है। तो आपने 5वें नंबर की एनर्जी फाइंड आउट कर ली कि EP इक्वल टू होता है -AP/A⁴। अरे भाई इसमें ये चीज़ याद नहीं होती तो चलेगा, लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा कि ज़्यादा स्थायी कब होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और A तीनों इवन नंबर होते हैं तो वो नाभिक ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक बात है ना। फिर बाद में मध्यवर्ती स्थायी कौन सा? A तो E1 यानी सम, लेकिन N और Z सम विषम है। N और Z क्या है? सम विषम है, तो वो मध्यवर्ती स्थायी होता है। जब A विषम होता है, विषम यानी ओड नंबर होता है, तब आपका बहुत कम स्थायी होता है, स्थायित्व सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी ये 5 वैल्यू आ चुकी हैं। और अतः EB इक्वल टू क्या हो जाएगा? अतः EB यानी बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा EB इक्वल टू लिखवाओ, यह आ जाएगा AVA, वहाँ से दूसरा ES है तो ये माइनस है ना, -AS A⁴, A⁴ फिर बाद में तीसरे वाला -AC Z और Z-1 और A⁴ और फिर बाद में क्या था? -AA और ये था A-2Z का स्क्वायर अपॉन A और फिर बाद में था अपना AP/A⁴। यह अपनी EB फाइंड आउट हो गई है। और किसके द्वारा फाइंड आउट की गई थी? ये फाइंड आउट की गई थी अपना वॉन विजेकर के द्वारा। ये मान समीकरण 1 में रखूं, समीकरण 1 में रखने पर तो आपका M बराबर क्या आ जाएगा? M बराबर वहाँ पे था Z
एम एच और ए माइनस जेड एम एन माइनस ई बी, और ई बी की वैल्यू ये लिखूँ तो ए वी ए प्लस ए एस ए की पावर 2/3, फिर बाद में प्लस ए सी जेड जेड माइनस 1 और ए की पावर 1/3, और फिर बाद में प्लस ए और ए माइनस 2z का स्क्वायर अपॉन ए, और प्लस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। इस प्रकार से अपना ये प्राप्त हो गया है, और इसको क्या बोलते हैं, साम्य आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है साम्य आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र कहलाता है, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना, ठीक है ना। टॉपिक लंबा था इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में करने की कोशिश की है। चैनल को देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।